तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स। ये जो बुक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो अगेन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस जो है वो पॉसिबल है कि थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जब भी इस बुक के वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किए हैं एज अ समरी, तो आप उसको पूरा देखें ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 4 जो है यहाँ पे अगेन जेरेमी सिगल जी ने एक आइडिया को रीइटरेट किया है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो अभी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज हमें इन्फॉर्म कर दिया कि अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज में कि यहाँ पे हमें ऑब्वियस दिख रहा है, कि हाँ ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, या ये सेक्टर जो है अच्छा करने वाला है, या ये स्टॉक जो है वो अच्छा करने वाला है, मतलब कुछ भी हो, ठीक है। तो जब भी किसी भी चीज में आपको लगे कि ये ऑब्वियस है, ठीक है, तो हमेशा मतलब इन द शॉर्ट रन हमेशा हमें ये समझना है कि वो नहीं होगा, ठीक है। चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि वो नहीं होगा, मतलब श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है मार्केट में, पर चांसेस है कि अगर आपको लग रहा है, मतलब और भी बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को यही लग रहा है कि ये होगा, ठीक है। और जब भी मिलियंस ऑफ पीपल को ये लग रहा है कि ये होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये सेक्टर अच्छा करेगा, ये सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली अपोजिट होता है और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके एकदम ही डिफरेंट होता है। तो ये एक पहला आइडिया जो बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जेरेमी सिगल जी ने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी, मतलब ये बुक तो थोड़ी पुरानी है, मतलब अराउंड 2005 में लिखी गई थी। तो वहां पे भी मतलब सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो पॉपुलैरिटी में आ रही थी, मतलब लोगों को जैसे हमने देखा कि टेक बबल हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को लग रहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, जल्दी पैसा बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स है, मतलब लेट्स से कि फाइनेंशियल हो गया, केमिकल बिजनेस हो गया, मटेरियल हो गया, कंज्यूमर स्टेपल कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो लोगों को धीरे धीरे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में या किसी यू नो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स अगर कोई है, सपोज हमारे यहाँ निफ्टी है, वहां पे S&P 500 है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक वैसा है, ठीक है। तो एक सेक्टर में इन्वेस्ट सॉरी एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से जगह पे वो लोग चाहते हैं कि हम एक सेक्टर में इन्वेस्ट करें। तो वो पॉपुलैरिटी उस टाइम पे गेन हो रही थी, ठीक है। तो फिर हुआ ये, मतलब जैसे जैसे सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो पॉपुलैरिटी में आने लगी, तो सबको ही ऐसा लग रहा था कि अभी नेक्स्ट हॉट सेक्टर कौन सा होगा, नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो जेरेमी सिगल जी ने ये एक बहुत ही अंदर एक एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई इन्वेस्टर नेक्स्ट हॉट सेक्टर या नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर को जब वो ढूंढता है, ठीक है, तो उनके जो रिटर्न होंगे वो बहुत ही कोल्ड होंगे, मतलब रिटर्न जो है वो सब पार सब ऑप्टिमल हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको नेक्स्ट हॉट सेक्टर नहीं देखना है, नेक्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर नहीं देखना है, ऐसा जेरेमी सिगल जी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको ये दोनों चीजें देखना है कब, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तब। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, कि जिसका व्यू 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का है, तो आपको ये सारे जो सेक्टर है, नए हॉट सेक्टर, ठीक है, उसको आपको इतना फोकस नहीं कर रहा। हाँ, आप स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए आप समझ सकते हो, वो सब ठीक है। बट जब आप अपना खुद का पैसा लगाते हो, आपका अपना खुद का कैपिटल लगाते हो, तब आपको केयरफुल रहना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स में चांसेस है कि आपका जो पैसा है वो नहीं बनेगा, ठीक है, आपका कैपिटल जो जितना ग्रो होना चाहिए उतना नहीं होगा। और उसके पीछे के रीजन वगैरह क्या है वो इस पूरे बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर करते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये ही रिसर्च जैसे हमने आई थिंक पहले भी देखा हुआ है कि जैसे जैसे S&P 500 ने भी क्या किया कि जैसे जैसे टाइम गया उन्होंने नए नए स्टॉक्स को इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है, मतलब पुराने स्टॉक जो थे, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या कुछ भी था, ठीक है, कुछ कोई भी रीजन की वजह से या तो उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन स्टॉक्स को वो निकालते गए और नए स्टॉक्स को वो अंदर इन्वॉल्व करते गए। तो जब जेरेमी सिगल जी ने पूरा रिसर्च किया कि अगर S&P 500 ने कुछ नहीं किया होता, ठीक है, मतलब 1957 में जब वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और जब उस टाइम पे जो भी कंपनीज थे, ठीक है, अगर उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता और ऐसे ही रहने दिया होता, तो फिर भी ईयर ऑन ईयर, मतलब वो जो ओरिजिनल कंपनीज थी, ओरिजिनल जो S&P 500 था, उसने जो नया S&P 500 है उसको बीट किया होता बाय सब्सटेंशियल मार्जिन, ठीक है। तो इसके पीछे के भी रीजन क्या है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर
ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था कि 1957 में S&P 500 में फाइनेंशियल सेक्टर जो है, मतलब बैंकिंग हो गया, फिर हमारा लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उस टाइम पे फाइनेंशियल सेक्टर जो था उसका वेटेज जो था सिर्फ और सिर्फ 1% था। बट बाय 2003, ठीक है, उसी सेक्टर का वेटेज जो है वो S&P 500 में 20%, मतलब 20% से भी ज्यादा हो गया। और अगर दूसरा अगर हम सेक्टर देखते हैं कि जहां पे है एनर्जी सेक्टर, ठीक, तो एनर्जी सेक्टर जो था वो इनिशियली 21% था 1957 में, बट 2003 आते आते उसका जो अलोकेशन जो था S&P 500 में वो लेस देन 6% हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि जब फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज 1% था, ठीक है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को, मतलब जो भी S&P 500 के एग्जीक्यूटिव्स रहे होंगे उस टाइम पे, इन्वेस्टर एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो ग्रो होता जाएगा, ठीक है। और वो सच भी है, मतलब हम तो सबको पता है कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो वर्ल्ड में बढ़ी है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर का एक ग्रोथ होना ही था, ठीक है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे वो कंपनीज जो है वो भी इसमें इंक्लूड होने लगी। और सेम चीज अगर हम देखें एनर्जी सेक्टर में थोड़ा रिवर्स है। रिवर्स ये है कि जैसे जैसे टाइम गया, ठीक है, तो बहुत सारे उस टाइम पे एनर्जी सेक्टर में भले ही 21% अलोकेशन लिया था, बट उस टाइम पे अदर ऑप्शन भी कम थे। मतलब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स जो थे वो भी आई थिंक नहीं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो भी सब अर्ली 1970s 80s में आए थे, तो उस टाइम पे अल्टरनेटिव भी नहीं थे। तो उसकी वजह से एनर्जी सेक्टर का जो वेटेज था वो भी ज्यादा था। बट धीरे धीरे जैसे S&P 500 को एक नए नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मिलते गए, ठीक है, अल्टरनेटिव्स मिलते गए, तो उन्होंने नए स्टॉक्स को भी ऐड किया, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ ये कि एनर्जी सेक्टर जो एक कमोडिटी टाइप सेक्टर है, ठीक है, तो उसको भी धीरे धीरे करके उसका वेटेज जो है वो कम किया गया। तो ये एक चीज है जिसका हम इम्प्लीकेशन देखेंगे। फिर बुक के अंदर म्यूजिक आई थिंक अराउंड ये 8 to 10 जितने सेक्टर्स है कि जहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने थोड़ा थोड़ा बात किया हुआ है, थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे इन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। तो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस सेक्टर्स एंड एनालाइजिंग द रिटर्न्स दैट इन्वेस्टर्स हैव गॉट, तो उनको पता चला कि ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू अदर सेक्टर्स अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो इसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अगेन यही रीजन है कि जब भी टेक्नोलॉजी या आईटी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बेसिकली हमारा जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहता है, इन्वेस्टर्स का एक ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है, तो उस स्टॉक की जो प्राइस है वो भी उस हिसाब से ही सेट होती है। ठीक है, तो मतलब जैसे हमने आई थिंक चैप्टर 1 में, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिए। चैप्टर 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड ऑयल वर्सेस आईबीएम का। ठीक है, तो जब हमने ये डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड ऑयल में अगर आपने स्टैंडर्ड ऑयल में अपने पैसे लगाए होते कंपेयर टू आईबीएम, ठीक है, और जितने भी आपको डिविडेंड मिल रहा था, ठीक है, एवरी ईयर, तो अगर आपने उसी डिविडेंड को वापस से इन्वेस्ट किया होता स्टैंडर्ड ऑयल के स्टॉक्स में, तो भी आपको आईबीएम से ज्यादा रिटर्न मिल रहा था कंपेयर टू। क्यों? क्योंकि वहां पे अगेन आईबीएम एक हाई ग्रोथ कंपनी थी, पर उसका जो वैल्यूएशन था वो भी उसी तरह से एडजस्टेड था पहले से। ठीक है, तो जब भी अगर आप आईबीएम का स्टॉक खरीदने जाओगे तो आपको हमेशा उसका जो हाई प्राइस था वही पे करना पड़ता, मतलब वैल्यूएशन का जो एक कंफर्ट होना चाहिए वो वहां पे नहीं था। ठीक है, तो इसकी कंपेरिजन में स्टैंडर्ड ऑयल में वैल्यूएशन जो था वो कम था, इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन था वो भी कम था। उसकी वजह से अगर स्टैंडर्ड ऑयल ने अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा अगर परफॉर्म किया है बाय इवन 1 और 2%, तो भी वो स्टॉक जो था वो अच्छा खासा मूवमेंट देता था अपवर्ड, और प्लस में कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड था वो भी ज्यादा था कंपेयर टू आईबीएम। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं, जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही सेक्टर हमें अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं कि जहां पे इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम है, वैल्यूएशन कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखना है। ओके, तो आई थिंक ये चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट है कि इसमें यही मेन आइडियाज जो थे अभी हमने डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।